कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण के बारे में। तो जल अवशोषण के बारे में हम लोगों ने जो परिचय में देखा, तो जल अवशोषण का परिचय ये था कि भूमि में जल कितने प्रकार का पाया जाता है। तो भूमि में जल हम लोगों ने देखा 4 प्रकार का है। केशिकीय जल उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि केशिकीय जल का अवशोषण है वो पादपों के द्वारा किया जाता है। बाकी किसी भी जल का अवशोषण पादपों के द्वारा नहीं किया जाता, डायरेक्टली नहीं किया जाता। हम लोगों ने देखा था कि गुरुत्वीय जल को हम ट्यूबवेल के थ्रू पादपों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कौन से जल का अवशोषण करेगा? केशिकीय जल का अवशोषण करेगा। अब केशिकीय जल का अवशोषण कर लिया वो तो ठीक बात है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि मूल के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। वहां हम लोगों ने एक बात और देखी थी कि कम दूरी में जाने के लिए विसरण और परासरण, ठीक है। और जो अधिक दूरी के लिए था, अधिक दूरी के लिए संवहन उत्तक पड़े, जिसमें जाइलम और फ्लोएम था। जाइलम जल का संवहन कर रहा था और फ्लोएम में वो फूड का संवहन कर रहा था। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, ये बात करने वाले हैं कि जल अवशोषण की क्रियाविधि कैसे होती है। तो जल अवशोषण की जो क्रियाविधि की बात करें, तो जल अवशोषण की क्रियाविधि में कम दूरी की और अधिक दूरी की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो कम दूरी में हम देखते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में सिर्फ ट्रांसफर होना है, ठीक है। चाहे विसरण के द्वारा हो, चाहे परासरण के द्वारा हो, चाहे ये सारे के सारे मेथड्स हम किस में यूज कर रहे थे? कम दूरी के लिए, जो हम लोगों ने 5th चैप्टर में नहीं पढ़े, हमें डायरेक्ट 6th चैप्टर पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसफर होने वाले मटेरियल है, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसमें 50 म्यू मीटर को 25 सेकंड का टाइम लग जाता है। मतलब 50 म्यू मीटर हमारे पास में कोई मटेरियल है, उसको हमें ट्रांसफर करना है एक सेल से दूसरे सेल में, तो 25 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब ये 25 सेकंड का टाइम हम यदि लंबी दूरी तक बात करें, प्लांट से उनकी लंबाई तो बहुत ऊपर तक होती है, वहां तक हम लोग यदि बात करें और वहां तक देखेंगे वो 25-25 सेंटीमीटर, तो इस टाइप से क्या हो जाता है, काफी टाइम लग जाता है ऊपर तक पानी, लीफ तक पानी पहुंचने में। तो उसके लिए हम लोगों को सॉल्यूशन था कि जो अधिक दूरी है उसके लिए क्या पाया जाता है, यहाँ पे जाइलम पाया जाता है। तो जाइलम में वो जल को नीचे से ऊपर तक पहुंचा देगा। तो ये बात की थी हम लोगों ने कम दूरी और अधिक दूरी के लिए। केशिकीय जल हमें ध्यान में है। उसके बाद में हमें ध्यान है कि मूल है, मूल ऐसा अंग है जो वाटर को ऑब्जर्व करने का काम करेगा, जल को अवशोषित करने का काम करेगा। आप लोगों ने इस टाइप से डायग्राम है वो 11th क्लास में देख रखा होगा। अब इस तरह से आप जो डायग्राम देखे हैं मूल का, इस मूल के डायग्राम में आपने देखा कि नीचे की तरफ रूट कैप पाई जाती है, मूल गोप पाई जाती है। तो ये मूल गोप क्या करेगी, क्योंकि क्या है, जो ऊपर की तरफ, यदि प्लांट ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा हो और बीच में कोई अवरोध आ रहा हो, तो वो क्या कर लेता है, हल्का सा टर्न हो जाता है। हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वो सीधे ऊपर जा रहे हैं, फिर वो टर्न हो जाते हैं, फिर ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं। मतलब जहां से उनको रास्ता मिल रहा है वहां वो ऊपर की तरफ ग्रोथ कर लेते हैं। तो इसी टाइप से रूट में भी पाया जाता है। अब रूट में नीचे की तरफ पत्थर, कंकड़, मिट्टी या चट्टाने जहां तक रूट है वो पहुंचती है, तो उसको सहायता करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या पाई जाती है, मूल गोप पाई जाती है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, जहां तक हम लोगों ने बात की थी कि जो विभाजन करने वाले उत्तक होते हैं, ठीक है, हम लोग हमारा विभाजन पढ़ते हैं कि जंतुओं में विभाजन है वो चलता रहता है, उसी टाइप से पादपों में भी विभाजन है वो चलता रहता है, ग्रोथ है वो चलती रहती है ना। तो हमारे अंदर जब विभाजन हो रहा है तो हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है, लेकिन पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब यहाँ पे जो विभाजन करने वाले उत्तक होते हैं, इनमें सिर्फ प्राथमिक भित्ति पाई जाती है, और प्राथमिक भित्ति है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, मतलब उसको इजीली नुकसान है वो पहुंच सकता है, ठीक है। जो द्वितीयक भित्ति बन जाती है, तृतीयक भित्ति बन जाती है, उस टाइम तो क्या हो जाती है, उसकी कोशिका भित्ति हार्ड हो जाती है, स्थायी उत्तक में कन्वर्ट होने लग जाती है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करें, यहाँ पे कौन सा उत्तक पाया जाता है, विभज्योतिकी उत्तक पाया जाता है। नाम से समझ में आ रहा है, जिन उत्तकों में विभाजन हो सकता है उनको क्या कहते हैं, विभज्योतिकी उत्तक कहते हैं। तो ये विभज्योतिकी उत्तक के जस्ट नीचे की तरफ रूट कैप या रूट गॉप, ये जो मूल गोप है वो पाया जाता है। उसके बाद में ये जो एरिया रहता है, ये आपके रहता है दीर्घीकरण एरिया, जो उसकी साइज को इंक्रीज करेगा। देन यहाँ पे हमारे आता है परिपक्व एरिया। तो परिपक्व एरिया, जो परिपक्व क्षेत्र है, इस परिपक्व क्षेत्र पे यहाँ पे कुछ मूलरोम निकले हुए रहते हैं, इस टाइप से देखा है, ठीक है। तो वो मूलरोम में क्या करेंगे, जल को अवशोषित करने का काम करेंगे। अब हम इसके टीएस की बात करें, हम इसका ट्रांसफर सेक्शन अनुप्रस्थ काट है वो काट लेते हैं। तो अनुप्रस्थ
काटने से हमें देखने को मिलेगा कि इधर बीच वाली साइड में क्या पाया जा रहा है, जाइलम पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, जाइलम पाया जा रहा है। अब यहाँ जाइलम और यहाँ मूल रोम है। अब इस मूल रोम से जाइलम तक वाटर है वो कैसे पहुंचेगा, इसको हमें समझना है इस वीडियो में। तो उसमें हम बात करते हैं, जहाँ आप लोगों ने ये बुक में दे रखा है कि जो जल अवशोषण की क्रिया विधि है वो दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय में मतलब ये हुआ, सीधा सीधा समझ में आता है, जो हम लोग कोशिका झिल्ली में भी पढ़ चुके कि सक्रिय है मतलब ऊर्जा का उपयोग होगा, निष्क्रिय है मतलब ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा। तो यदि यहाँ पे सीधा मतलब ऊपर की तरफ लीव्स के द्वारा मतलब पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन हो जाए, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पानी ऊपर तक जा रहा है और ऊपर लीफ के थ्रू वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। यदि जहाँ अधिक जल हो जाए लीफ में तो वहां से क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। उस वाष्पोत्सर्जन को समझाने के लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा, 7th चैप्टर है हमारा, वाष्पोत्सर्जन ही है। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की कमी होती जाएगी तो नीचे से जल है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंचता रहेगा, ऊपर पहुंचता रहेगा। तो वो तो होता है यहाँ पे हमारे निष्क्रिय परिवहन। लेकिन सक्रिय परिवहन की बात करें तो सक्रिय परिवहन में मूल में कोई प्रेशर होता है जिसको क्या बोलते हैं, मूल दाब, और मूल दाब के थ्रू यदि वाटर को सप्लाई किया जा रहा है तो वो होगा हमारे सक्रिय परिवहन में, ठीक है। निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन आपके एग्जाम में कम पूछा जाता है। जो एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो होता है कि जल अवशोषण के पथ क्या है। ये डायरेक्ट, क्योंकि ये यूनिट हमारी 9 नंबर की है तो ये डायरेक्ट आपसे कितने नंबर से पूछा जाएगा, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना है और ये थ्योरी है उसको भी लिखना है। ये मैंने डिफरेंस टाइप में आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको प्रॉपर इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ थ्योरी लिखने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो डायग्राम है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका हम फ्लो देखते हैं किस टाइप का प्रवाह इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से इस साइड जा रहा है, ठीक है, मतलब साइड से आ रहा है, साइड से पानी है वो आ रहा है, ठीक है। तो हम इस गति को क्या बोल सकते हैं, पार्श्वीय प्रवाह या पार्श्वीय गति बोल सकते हैं। हम साइड वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, पार्श्वीय बोलते हैं। तो ये पार्श्वीय भाग हो गए। यहाँ देखिए हम जो ट्रांसवर्स सेक्शन काटे इसका, ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में यहाँ पे हमने देखा कि जो सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है, अधिचर्म, ठीक है। हम कहीं पे भी बात करें सबसे बाहर की तरफ जो त्वचा पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, अधिचर्म कहा जाता है। अब इस अधिचर्म के ऊपर की तरफ क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, पाए जा रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो ये मूल रोम है वो कितने दिन जीते हैं, 7 से 10 दिन जीने वाले होते हैं, ठीक है। फिर ये रिप्लेस होते रहते हैं और ये परिपक्व क्षेत्र पे पाया जाता है, ये मैंने आपको वहां पे लिख ही दिया। उसके बाद में हम बात करें कि जो जड़ें होती हैं, जड़ों में तो किसके थ्रू हो रहा है, मूल रोम के थ्रू। लेकिन आप लोगों ने ऑर्किड पादपों का नाम सुना होगा। ऑर्किड पादप है जो इस टाइप से कि हम लोगों ने यहाँ पे एक गमला लगा दिया, इस गमले में हम लोगों ने कोई प्लांट्स लगा रखे हैं, ऑर्किड्स प्लांट लगा रखे हैं, उनकी जड़ें इस टाइप से चारों तरफ निकली भी है लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंच रही, उनमें हम हवा में लटकते हुए उसमें हम लोग पानी भी नहीं दे सकते। तो फिर वो पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ से करेगी, पानी को एब्जॉर्ब कहाँ करेगी, हम लोग को ध्यान में है हमारे चारों तरफ नमी तो पाई जाती है, वो क्या करते हैं डायरेक्ट उस नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वो उस आर्द्रता को, नमी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके लिए उनमें एक उत्तक पाया जाता है जिसका नाम होता है वेलामिन उत्तक। ऑर्किड पादपों में वेलामिन उत्तक पाया जाता है जो वाटर को ऑब्जर्व करने का काम करता है। और रूट्स में क्या पाई जाती है, मूल रोम पाई जाती है। अब ये मूल रोम अधिचर्म तक है, पानी को सप्लाई कर देगी, ठीक है, अधिचर्म तक करवा दिया। मृदा विलयन में हम कह सकते हैं कि खनिज भी होते हैं, जल भी होते हैं, मतलब जो भी एसेंशियल मटेरियल उसको चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे मृदा विलयन में उपस्थित है। तो मृदा विलयन से मूल रोम, मूल रोम से अधिचर्म और अधिचर्म से फिर आता है वल्कुट एरिया, ठीक है। अब जहाँ जाइलम है इसके चारों तरफ पाए जाने वाला ये क्या है, एपिडर्मिस। तो अंदर की तरफ क्या होगा, एंडोडर्मिस। तो एपिडर्मिस एंडोडर्मिस बोल दो, अधिचर्म अंतस त्वचा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो है पोर्शन, ये पोर्शन ऐसा तो है नहीं कि खाली पाया जाएगा, खाली तो होगा नहीं, इसमें भी कोई ना कोई कोशिकाएं भरी भी होगी। और इस तरह की कोशिकाओं की आपने संरचना यदि 11th क्लास में अच्छे से पढ़ी है
आप लोगों को ध्यान में होगा कि जो हमारे मृदुतकीय कोशिकाएं होती है, मृदुतकीय कोशिकाएं वो यहाँ पे भरी रहती है। इन मृदुतकीय कोशिकाओं की खास बात ये होती है कि ये हरकेसी आकृति की होती है। हरकेसी के मतलब कि हम मतलब कि ना तो चौकोर होती, ना राउंड, ना ओवल, किसी भी तरह के हम लोग इसको यूं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे बीच में ये किसी भी शेप की नहीं होती, मतलब शेप इनकी कंफर्म नहीं होती ना, तो इनके बीच में क्या पाया जाता है, अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाएगा, ठीक है, स्पेस पाया जाएगा। अब ये अंतराकोशिकीय अवकाश यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, अलग अलग कोशिकाएं बना रखी है। तो ये कौन सी कोशिकाएं, मृदुतकीय कोशिकाएं। तो हमारा जो कॉर्टेक्स रीजन है, वल्कुट क्षेत्र है, इसमें क्या पाई जाएगी, यहाँ पे मृदुतकीय कोशिकाएं पाई जाएगी। तो इन मृदुतकीय कोशिकाओं से होते हुए वो कहाँ जाएगा, वापस हमारे एंडोडर्मिस तक, ठीक है, अंतस्त्वचा तक। अंतस्त्वचा के बाद में आता है हमारे पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद में आता है जाइलम। तो इस प्रकार से ये जो पूरा पार्श्वीय पार्ट है वो किसका पाथ हो गया, यहाँ जल अवशोषण का पथ हो गया, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम यदि आप लोगों ने देखा है अच्छे से कि इसमें ये जो भरे हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, पेरिसाइकिल। अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, इसमें मज्जा पाई जाती है, और इस तरह से ये क्या पाए जाते हैं, जाइलम या फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है। ये आप लोगों ने 11th क्लास में आकारिकी में अच्छे से पढ़ रखा है। इसी को मैं आगे एक्सप्लेन करते हुए, ये आपकी 11th क्लास की पूरी बात थी, इसी को हम आगे एक्सप्लेन करें कि आगे कोशिकाएं किस तरह से पाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कोशिकाएं बनाई है, फिर जाइलम बनाया है। यहाँ पे देखिए ये 1, 2, 3, 4 फिर जाइलम। तो यहाँ देखिए आप कि ये जो कोशिका है तो ये किसकी है, अधिचर्म की। देन ये कोशिका है, ये वल्कुट की है, ये अंतस्त्वचा की, और ये पेरिसाइकिल की है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे जाइलम। जाइलम है वो नेगेटिव ग्रेविटी, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण है उससे क्या है, नेगेटिवली वाटर को ऊपर की तरफ सप्लाई करवाता है, और ये ऊपर की तरफ सप्लाई होना, ठीक है, ये इसका एक दिशीय गुण है, ठीक है। कैसा है, एक दिशीय गुण, वाटर है वो क्या होगा, एक ही दिशा में ऊपर की तरफ बहेगा। क्लियर आपको ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये अधिचर्म से वल्कुट में, और फिर अंतस्त्वचा, फिर पेरिसाइकिल। तो ये सारी की सारी कोशिकाएं आपको एक जैसी दिखाई दे रही है। सबसे बाहर की तरफ इसमें जो बनाई हुई है वो सबसे बाहर की तरफ क्या है, कोशिका भित्ति है। आपको ध्यान में है कि प्लांट की कोशिकाएं होती है, इनमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। अब ये कोशिका भित्ति है वो मृत होती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कोशिकाओं की खोज की, तो कोशिका की खोज बोले, चाहे हम कोशिका भित्ति की खोज बोले, तो हम किसका नाम लेते हैं, रॉबर्ट हुक का। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सिर्फ कॉलम्स देखे थे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है कि छत्ते की आकृति बनी हुई है, बीच में से वो खाली है, तो इसी तरह से इंटो जैसी आकृति जमी हुई थी वो किसने देखी थी, रॉबर्ट हुक ने देखी थी। तो हम कहते हैं कि जो मृत कोशिका, मतलब मृत जो उसका भाग था, कोशिका भित्ति थी, वो किसने देखी थी, रॉबर्ट हुक ने देखी थी। अब आप लोग मेरे को आंसर करेंगे कि जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाले कौन थे, उन साइंटिस्ट का नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे अंदर की तरफ क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ होता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, और इसके अंदर पादप कोशिका की खास बात होती है, इसका 90% एरिया है वो रिक्तिका कवर करके रखती है। क्या पाई जाती है उसमें, रिक्तिका पाई जाती है। अब हम लोग को यहाँ पे जो मेजरली नाम देखने हैं वो क्या देखने हैं, एक तो कोशिका भित्ति समझ में आ गई होगी आपको, अंदर भरा हुआ जो द्रव्य है वो क्या है, कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर ये जो येलो कलर का बॉक्स बना है ये क्या है, रिक्तिका, और रिक्तिका के बाहर जो कवर होता है इस कवर को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि रिक्तिका के अंदर भरा हुआ पोर्शन है, भरा हुआ जो जितना भी मटेरियल होता है वो सारा निर्जीव होता है, लेकिन इसके बाहर की जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, सजीव होती है। टोनोप्लास्ट है वो एक सजीव संरचना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जल अवशोषण के पथ के बारे में। जल अवशोषण के पथ आपके बुक में 3 प्रकार के दे रखे हैं, लेकिन मेनली कितने होते हैं, सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपलवक एपोप्लास्ट, एक होता है सैलवक सिम्प्लास्ट। अब ये जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं वो आप लोग देखिए, ठीक है। तो आपको जो यहाँ से जल अवशोषण जाइलम तक जा कैसे रहे तो वो देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यदि मैं जल को
तरफ फ्लो करवाऊं तो वो इसका निर्जीव पथ रहेगा। कोशिका भित्ति क्या है? निर्जीव है। तो यहाँ पे देखिए एपोप्लास्ट कैसा पथ है? निर्जीव पथ। उसके बाद हम बात करें यदि कोशिका द्रव में से जा रही है तो कोशिका द्रव में सजीव पोषण होता है, सजीव पार्ट होता है, तो यहाँ पे ये जीवित पथ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एपोप्लास्ट में मैंने लिखा है कोशिका भित्ति एवं अंतरा कोशिकीय अवकाश के थ्रू जाता है और ये यहाँ कोशिका झिल्ली को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बाहर की तरफ जो जा रहा है, ठीक है, अब बाहर की तरफ जा रहा है तो सारी की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से वाटर है वो जा सकता है। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि जाइलम के थ्रू ऊपर तक हम लोग आगे जो रसारोहण पढ़ने वाले हैं, चाहे हम लोग बात करें जल अवशोषण की, तो जल अवशोषण और रसारोहण में ऊपर तक जो वाटर का सप्लाई करेगा वो कौन सा पाथ रहेगा? एपोप्लास्ट रहेगा। खाली किसको छोड़ के? खाली हमारे एंडोडर्मिस को छोड़ के, अंतस त्वचा को छोड़ के। अब अंतस त्वचा को क्यों छोड़ा? क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, ये जो आपको ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है ये होती है कैस्पीरियन पट्टियां। क्या होती है? कैस्पीरियन पट्टियां। ये कैस्पीरियन पट्टियां हैं वो पानी को क्रॉस नहीं होने देती, ये जल रोधी होती है, पानी को क्रॉस नहीं होने देगी। तो पानी को क्रॉस नहीं होने देगी और ये वाटर तो फ्लो हो रहा है, ऐसे तो है नहीं यहाँ पे फ्लो होके रुक जाएगा। तो ये वाटर इस तरह से आते हुए यहाँ पे आने के बाद में इसको कौन सा पाथ लेना पड़ता है? सिम्प्लास्ट। उसके बाद में वो वापस कोशिका भित्ति में जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मूल रोम से पादप के शीर्ष तक जो गति पाई जाती है वो गति कौन सी होती है? हमारे एपोप्लास्ट होती है। और इसके अंदर एंडोडर्मिस नहीं, एंडोडर्मिस में से ये नहीं निकल सकती। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ से यहाँ तक की जो गति है, सिर्फ इतनी गति जो हम लोग डायग्राम में बनाए, ये खाली गति है वो किसके थ्रू पाई जाती है? हमारे सिम्प्लास्ट के थ्रू पाई जाती है। तो ये आप लोग देखिए मूल रोम से जड़ के जाइलम स्तर तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो जो नाम आते हैं, एक तो आता है विसरण और एक आता है परासरण। तो विसरण और परासरण में हम जो बात करें तो विसरण का मतलब होता है कि यदि मैं आपको यहाँ बताऊं एक प्रयोग करके कि मैंने यहाँ पे एक अगरबत्ती जला के रख दी, अब अगरबत्ती की खुशबू है और अगरबत्ती की जो धुआं है उसको पूरे रूम में सर्कुलेट होने के लिए, पूरे के पूरे रूम में विस्तृत होने के लिए किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली या किसी की आवश्यकता नहीं होती। वो ऐसे कैसे क्या हो जाएगी? विस्तृत हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं? विसरण। अब निर्जीव है तो निर्जीव में किसी तरह की कोई झिल्ली वगैरह तो आ नहीं रही, तो यहाँ पे जो पोर्शन रहता है वो किसके थ्रू रहता है? विसरण के थ्रू, विसरण के द्वारा। परासरण विसरण ये आपके 5th टॉपिक में डिटेल में थे, लेकिन आप लोगों के वो एग्जाम में आएगा नहीं, तो यहाँ पे आप सिर्फ विसरण का मतलब ध्यान में रखिए कि विसरण होता कैसे है। देन हम जो परासरण की बात करें तो परासरण क्या होता है कि कोई भी दो कोशिकाओं में कोई चीज ट्रांसफर हो रही है और वो किसी झिल्ली को क्रॉस कर रही है। ठीक है, किसी झिल्ली को एक झिल्ली से दूसरी झिल्ली में क्रॉस कर रही है तो वो क्या होता है? परासरण होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली आप लोगों ने सुना होगा कि जो कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो पारगम्य का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह उसको क्रॉस होना है। तो यहाँ पे परासरण का एग्जाम्पल लिया जाता है कि जिस टाइप से वो कटोरी में पानी है और उसके अंदर किशमिश डाल दी तो किशमिश में पानी चला गया, लेकिन जो किशमिश के ऊपर झिल्ली पाई जा रही थी उसका हमें ध्यान में नहीं है कि कहाँ पे छिद्र है, कहाँ से पानी अंदर जा रहा है। तो वो किसकी तरह काम कर रही है? एक झिल्ली की तरह काम कर रही है। तो वो हमारा एक परासरण होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कोशिका झिल्ली को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये गति प्रवणता पर निर्भर करती है। ठीक है, और फास्टेस्ट होती है। क्या होती है? फास्ट होती है। ठीक है, उसके बाद में ये सांद्रता प्रवणता पे बात करती है, क्योंकि परासरण में हम देखते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। यहाँ पे गति पे निर्भर कर रहा है, यहाँ पे सांद्रता पे निर्भर कर रहा है। सांद्रता तो आपको ध्यान में होगी कि किसी चीज को हम लोग बोले कि एक नॉर्मल पानी है, एक नॉर्मल में मैंने नमक का कोई सॉल्यूशन बना दिया तो वो उसके कंपैरिजन क्या हो गया? अधिक सांद्रित हो गया। ठीक है, गाढ़ा हो गया। तो वो सांद्रता प्रवणता में निर्भर कर रहे हैं। बाहर वाटर ज्यादा है, मूल में वाटर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ आराम से आ जाएगी। तो परासरण के थ्रू वाटर है वो बाहर से अंदर की तरफ आ सकता है। किशमिश में पानी कम होता है, कटोर में पानी ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परासित है वो हो सकता है। तो सांद्रता प्रवणता भी निर्भर करते हैं। इसमें प्रवाह गतियां हैं वो नहीं पाई जाती। इसमें जल परिवहन में बहुत ही कम बाधाएं आती है।
लेकिन एक जो मोटी बाधा है वो क्या है, कैस्पिरियन पट्टी है। और यहाँ पे गति, प्रवाह गति पाई जाती है, अधिक बाधाएं आती है और यहाँ पे ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो ये हमारे सिम्प्लास्ट, और सिम्प्लास्ट सिर्फ इतना है यहाँ तक, जाइलम तक वाटर को लेके आने का काम, लेकिन जाइलम से ऊपर शीर्ष तक ले जाने का काम वो किसका होता है, एपोप्लास्ट का ही रहता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपको एक और दे रखा है वो दे रखा है रसदानीय पथ। रसदानीय जो वैक्यूल होती है, रिक्तिका होती है, उसी को रसदानी कहा जाता है। तो यहाँ पे भाई इसको क्या है, सबसे बाहर कोशिका भित्ति भी क्रॉस करनी पड़ी, कोशिका झिल्ली भी, उसके बाद में इसकी भी जो झिल्ली है टोनोप्लास्ट है वो भी क्रॉस करते हुए यहाँ तक आना है। ठीक है, तो ये होती है हमारी रसदानीय पथ। तो इस तरह से हमारे ये तीनों के तीनों पथ है वो कंप्लीट होते हैं हर एक साल को छोड़ के। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में बात की थी ना कि एक क्वेश्चन था भ्रूण पोष वाला। ठीक है, तो जैसे हर साल छोड़ के भ्रूण पोष का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह से हर एक साल में बोर्ड लेवल पे एक साल को छोड़ के अल्टरनेटिव ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके नोट्स है वो बहुत अच्छे से बना लीजिए। जो भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बेहिचक लिख सकते हैं कि भाई मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, आप हमें वापस समझाइए या इसके नोट्स प्रोवाइड करवाइए। जो भी है यहाँ के आपके जो नोट्स दे रखे हैं हिंदी में वो नोट्स सफिशिएंट होते हैं।